कभी जलेबी बनाने का समय होता है, कभी कभी सीधी सीधी बात करने का समय भी होता है। 370 is history. I speak for 1.4 billion Indians. तो उसमें उसका जो साहस जो है उसको बंद करना बहुत असंभव। देश का मूड बदला है, देश की सोच कुछ अलग है, देश का आत्मविश्वास कुछ अलग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। इस बार जिस शख्सियत का शानदार सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आजकल दुनिया के मंच पर भारत की बात एक नए अंदाज में सुना रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि अपने साहसिक बयानों और भाषणों से पश्चिमी देशों के दबदबे वाली विश्व व्यवस्था को चुनौती देते हुए भी नजर आ रहे हैं। भारतीय राजनीति के फ्रंट स्टेज पर पहली बार इस नाम को आम हिंदुस्तानियों ने साल 2019 में सुना था। 2019 के लोकसभा चुनाव की प्रचंड जीत के बाद जब मोदी सरकार के मंत्रियों की लिस्ट आई तो एक नाम ने सबको चौंका दिया था। सुषमा स्वराज का मंत्रालय उन्हीं के जैसे दबंग को दिया गया था। एस जयशंकर भारत के नए विदेश मंत्री बनाए गए थे, लेकिन तब तक भारत के आम लोग जयशंकर के इस फायर ब्रांड अंदाज से परिचित नहीं थे। मुझे नहीं लगता कि किसी और देश का हक है कि हमारे अंदरूनी बात पे टिप्पणी करना, पर अगर वो करे, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा ये ग्लोबलाइज दुनिया, इस ग्लोबलाइज दुनिया में हम नहीं कह सकते ये आपका विषय ये नहीं है। मेरा इतना ही मैंने जवाब था कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बेशक कहिए, पर फिर आप सुनने की कृपा करें, क्योंकि उसके बाद मैं भी बोलूँगा और मैं बोलूँगा जो आपने कहा उस पर भी बोलूँगा और जो आपकी स्थिति है उस पर भी मैं बोलूँगा। कूटनीतिक मुहावरों की चाशनी नहीं बल्कि व्यंग भरी बेलाग भाषा। ये दूसरों के अंदरूनी विषय पर टिप्पणी करनी जो है ये कोई नई बात नहीं, ये लोगों की पुरानी आदत है, बुरी आदत है। खाली फर्क ये है, एक जमाना था लोग कहते थे और हम झेलते थे। अब वो जमाना बंद हो गया, जमाना बदल गया। भारत की सामरिक स्वायत्तता को बरकरार रखने वाली तीखी तकरीरें। अगर मैं खुद विदेश नीति का पिछले 70-80 साल के ऑडिट करूं तो मुझे अगर कहीं कमी दिखाई देती है, ये दिखाई देती है कि हम लोग जो हैं अपने हित को सामने नहीं करते। कि कभी कभी हम, जैसे मैंने कहा कि इतने रोज ही हैं कि भाई पहले चीन को, पहले आप पहले सिक्योरिटी काउंसिल में घुस जाइए, उसके बाद मैं आऊंगा। आपको कहने की क्या जरूरत थी? अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री होता, मुझे तो अपने देश के बारे में सोचना है ना। साहसिक और यथार्थवादी सोच से लबरेज बयान। मैं खुल के कहता हूं कि आज जो है भारत और नेशनलिस्टिक है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें कोई शर्माने की बात है। हमें तो बहुत गर्व के साथ कहना चाहिए। ऐसे बयान जो पश्चिमी देशों के दबदबे वाली विश्व व्यवस्था को लगातार चुनौती देते दिख रहे हैं। I would very respectfully suggest maybe European Union is actually doing something very much more than India is doing it. पश्चिमी देशों को उन्हीं के इतिहास और मानवता के हवाले से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। I think it answers the question if you would be objective enough to understand it. भारत और दुनिया के देशों के बीच मध्यस्थ के रूप में बेहद सावधानी और चतुराई से रिवर्स इंजीनियरिंग की पटकथा लिखने वाले सुब्रमण्यम जयशंकर नाम के इस बवंडर का उद्गम 70 के दशक में इमरजेंसी के झंझावात भरे दौर के बीच हुआ था, जब भारत की कूटनीति के भीष्म पितामह कहलाने वाले कृष्ण स्वामी जयशंकर एक मचे हुए सलाहकार के रूप में देश की ब्यूरोक्रेसी पर अपनी छाप छोड़ रहे थे। बात साल 1975 की है। देश में इमरजेंसी की आमद के साथ ही तमिलनाडु में करुणानिधि की डीएमके सरकार को बर्खास्त किया जा चुका था। इंदिरा गांधी चाहती थी कि तमिलनाडु में किसी ऐसे शख्स को भेजा जाए जो स्थानीय लोगों और भाषा से जुड़ाव रखता हो, लेकिन डीएमके के साथ उसका पहले से कोई नाता या झुकाव न रहा हो। तब के सुब्रमण्यम को होम सेक्रेटरी के रूप में तमिलनाडु भेजने का निर्णय लिया गया। तमिलनाडु में कार्यकाल के दौरान स्थानीय कांग्रेसी नेता उनसे किसी बात पर नाराज हो गए।
1977 में के सुब्रमण्यम को वापस दिल्ली बुला लिया गया। लेकिन बात यहां खत्म नहीं थी। ये नाराजगी जल्द ही उभर कर सतह पर आने वाली थी। ये जनता गवर्नमेंट का समय था और तो उस समय फिर वो सेक्रेटरी बने, डिफेंस प्रोडक्शन में सेक्रेटरी बने, 79 में सेक्रेटरी बने। 1980 में जब मिसेस गांधी आई तो उन्होंने कहा कि शी डिड नॉट वांट हिम एज सेक्रेटरी। ये बात के सुब्रमण्यम के मन में घर कर गई थी। ये दौर आते आते एस जयशंकर पढ़ाई पूरी करके इंडियन फॉरेन सर्विसेज को ज्वाइन कर चुके थे और ब्यूरोक्रेसी के अंतिम छोर से इस पूरे घटनाक्रम को बारीकी से देख रहे थे। हमारे परिवार में ये सेक्रेटरी और खासकर मेरे पिताजी के लिए सेक्रेटरी, उनमें से एक लड़का सेक्रेटरी बने, उनके लिए बहुत गर्व का विषय था। पर ओवरऑल मेरा मैसेज ये था कि देखिए हम जो हैं, हमारे कहीं सपनों में भी पॉलिटिक्स नहीं था ना, आज तक हुआ है। के सुब्रमण्यम का सपना था कि उनके बेटे में से कम कोई एक देश के हाईएस्ट पावर सर्कल में सचिव के पद तक पहुंचे। लेकिन यह सपना कभी सच न होता अगर उस रात एस जयशंकर दोस्तों के साथ आईआईटी दिल्ली के मशहूर ढाबे पर डिनर करने न जाते। दरअसल देखिए, शुरुआत से ही एस जयशंकर को पॉलिटिकल साइंस और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में पढ़ने और जानने का शौक हुआ करता था। लेकिन दिलचस्पी की धारा से उलट उन्होंने पहले दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीएससी किया, फिर केमिस्ट्री में मास्टर्स की डिग्री लेने के लिए आईआईटी दिल्ली में दाखिला ले लिया। 18 साल के जयशंकर को मन ही मन में ये बात बेहद परेशान कर रही थी। उन्हीं दिनों आईआईटी कैंपस में एक ढाबा बेहद मशहूर हुआ करता था। एक रात एस जयशंकर दोस्तों के साथ इस ढाबे पर डिनर करने के लिए पहुंच गए। अब इत्तेफाक से उसी रात जेएनयू के कुछ लड़के भी उसी ढाबे पर आ गए थे। जेएनयू के छात्रों की बातें सुनी तो जयशंकर को मालूम हुआ और ये लगा कि जेएनयू में अब भी दाखिले के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगले ही दिन वो चुपचाप जेएनयू जाकर फॉर्म ले आए। 2 सेंटर्स में अप्लाई किया और दोनों जगह एडमिशन हो गया। लेकिन अब चुनौती ये थी कि घर पर कैसे बताएं कि आईआईटी छोड़कर जेएनयू जा रहा हूं। उस पर मसला उन 40 रुपयों का भी था जो आईआईटी में दाखिले के वक्त दे चुके थे और अब जेएनयू में एडमिशन के लिए दोबारा चाहिए थे। हमारे लिए उस समय, क्योंकि हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली थे, यही था कि जो फीस जो है वो नॉन रिएम्बर्सेबल था। तो यहाँ भी 40 रुपए देने पड़े, वहां भी यू हैड टू रिपीट द फीस। मेरे लिए चुनौती ये थी, मुझे घर में जाकर बताना पड़ा कि आई एम लिविंग आईआईटी एंड जॉइनिंग जेएनयू। आप समझेंगे इट इज नॉट अ इजी थिंग टू से टू पीपल कि यू आर लिविंग आईआईटी। तो यू डू व्हाट जो सब लोग उस उम्र के लोग, मैं उस समय मैं 18 साल का था। तो ये एक किस्म से पहले डिप्लोमेटिक लेसन था कि यू फाइंड समबडी जो थोड़ा साथ देंगे, who will sympathize with you। जेएनयू में एस जयशंकर ने पहले एमए और फिर एमफिल के दौरान सोवियत हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स और मॉडर्न चाइनीज पॉलिटिक्स में स्पेशलाइजेशन किया। जेएनयू में पढ़ाई और इंडियन फॉरेन सर्विसेज की तैयारी के दौरान ही उनकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जो आने वाले वक्त में सुब्रमण्यम परिवार की शोभा बनने वाली थी। उन दिनों शोभा और जयशंकर आमने सामने वाले हॉस्टल में रहते थे। जो मेरी वाइफ जो थी, शी वॉज उस समय वो मेरे से जूनियर थी, तो वो गोदावरी में थी। तो उनका ऐसे कुछ स्ट्रांग व्यूज नहीं थे, पर उनकी भी कुछ प्लान्स थी उस समय अमेरिका जाने के लिए इस कॉलेज। तो हमारे लिए एक किस्म से दिस वाज अ गुड ऑप्शन कि ना मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊं ना वो अमेरिका जाए। वी फाइनली एंडेड अप गोइंग टू मॉस्को। दरअसल एस जयशंकर 1977 में एक राजनयिक के तौर पर अपने सफर की शुरुआत कर चुके थे। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रशिया दौरा होना था। आईएफएस की पढ़ाई के दौरान एस जयशंकर ने रशियन भाषा में स्पेशलाइजेशन किया था। ऐसे में पीएम के साथ रूस जाने वाली टीम में उन्हें भी शामिल कर लिया गया। एक डिप्लोमेट के तौर पर अपने करियर में उन्होंने कई देशों में अपनी सेवाएं दी। अलग अलग देशों के नीति निर्माताओं के साथ करीबी तालमेल से काम करते हुए भारत के आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक रिश्तों को विस्तार दिया। लेकिन सही मायने में उनके वैचारिक सफर में
एक अहम मोड़ तब आया था जब 2009 से 2013 के बीच वो चीन में भारत के राजदूत थे। इसी दौरान 2011 में वो पहली बार नरेंद्र मोदी से मिले थे, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर चीन के दौरे पर गए थे। जब तक 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते, तब तक जयशंकर की नियुक्ति अमेरिका में भारतीय राजदूत के तौर पर हो चुकी थी। जब सितंबर 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार अमेरिका गए, तो राजदूत के तौर पर जयशंकर ने नरेंद्र मोदी के पहले अमेरिकी दौरे की तैयारी में अहम भूमिका अदा की। न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हाउडी मोदी के आयोजन की चर्चा सारी दुनिया में हुई थी। लेकिन अमेरिका में रहते हुए इसके ठीक बाद जयशंकर को एक और अहम जिम्मेदारी दी गई। यह जिम्मेदारी थी साल 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाने की। जयशंकर ने यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई। यहाँ क्या हो रहा था मुझे पता नहीं, पर यह मैं कह सकता हूं कि मुझे तो कहा गया था कि आप मैंने कोशिश करिए कि ओबामा आए, तो उस प्रयत्न में मैं जारी था, मैं लगा हुआ था। अब देखिए, एक लंबे अरसे के बाद अमेरिका के किसी राष्ट्रपति का भारत के जश्न गणतंत्र का मेहमान बनना वाकई एक बेहद बड़ी घटना थी। पहले प्रधानमंत्री मोदी का सफल दौरा, उसके बाद ओबामा की भारत विजिट। उस समय अमेरिका में देश के राजदूत रहे एस जयशंकर के लिए ये एक बेहद बड़ी उपलब्धि थी। शायद यही वजह थी कि 26 जनवरी 2015 के बाद से एस जयशंकर के लिए सब कुछ बदलने वाला था। कभी उनके पिता ने अपने बेटों के लिए जो सपना देखा था, 24 घंटों के भीतर वो सच होने जा रहा था। एक फोन कॉल एस जयशंकर की जिंदगी में नए अध्याय का आरंभ करने वाला था। 26 जनवरी 2015 को ओबामा भारत आए और 28 जनवरी 2015 को इस जयशंकर के पिता का सपना सच हो गया। 27 जनवरी 2015 की दोपहर इस जयशंकर दिल्ली के खान मार्केट में किताबें खरीद रहे थे। तभी उन्हें एक फोन कॉल आया। दूसरी तरफ भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी। सुषमा स्वराज ने जयशंकर को उनके जीवन में आने वाले सबसे बड़े मुकाम की अग्रिम सूचना देने के लिए फोन किया था। ओबामा की इंडिया ट्रिप के तुरंत बाद सुजाता सिंह की जगह भारत के नए विदेश सचिव के रूप में इस जयशंकर की नियुक्ति पर मुहर लगाई जा चुकी थी। मुझे एक दिन पहले सुषमा जी का फोन आया था। मैं उस समय अभी भी याद है, मैं बाहरी एंड सन्स में था, तो उस समय उनका फोन आया। उन्होंने कहा कि ये निर्णय हुआ है, तो मैं आपको एडवांस में बता रही हूँ, तो इसका कुछ अनाउंसमेंट होगा। विदेश सचिव के तौर पर इस जयशंकर ने अगले 4 साल बेहद कुशलता और दृढ़ता के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया। उन्होंने भारत की विदेश नीति को आकार देने में बहुत अहम भूमिका अदा की। खासतौर से नियमों पर आधारित विश्व व्यवस्था को लेकर भारत का नजरिया गढ़ने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 28 जनवरी 2018 को अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर जयशंकर टाटा सन्स कंपनी के साथ सलाहकार के तौर पर जुड़ गए थे। इधर 2019 के आम चुनाव में प्रचंड लहर के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहले से भी ज्यादा सीटों के साथ बम्पर वापसी की। 30 मई को देश में नवनिर्वाचित मोदी सरकार का शपथ ग्रहण होना। उस वक्त जयशंकर का ध्यान इस बात पर था कि शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें अच्छी सीट मिल जाए। लेकिन फिर एक फोन आया और जयशंकर के लिए सब कुछ बदल गया। मुझे फोन आया पीएमओ से कि पीएम आपसे मिलना चाहते हैं। माई मेन गोल एट दैट टाइम वाज टू गेट अ गुड सीट द स्वेरिंग इन सेरेमनी। आई थॉट आई गेट अ सीट, आई वाज वर्किंग ऑन अ सीट ऑन दिस साइड, नॉट ऑन अ सीट ऑन दैट साइड, यू नो। तो वो मुझे बता रहे हैं कि ही वुड लाइक मी टू जॉइन द टीम। विदेश नीति के जानकार कहते हैं कि किसी रिटायर हो चुके विदेश सचिव को सीधे कैबिनेट मंत्री बनाना अभूतपूर्व फैसला था। जो हुआ इससे खुद जयशंकर भी खासे हैरान थे। Nobody, I told my mother that please watch the TV. So she said yes, you know, swearing in. I said, Nani, please watch the TV. You will find it very interesting. 31 मई 2019 को देश के विदेश मंत्री के रूप में जयशंकर ने अपनी नई पारी का आगाज किया। विदेश मंत्री के तौर पर उन्होंने कई अभूतपूर्व काम किए। काबुल, यूक्रेन और सूडान जैसे देशों में वंदे भारत और ऑपरेशन गंगा जैसे ओवरसीज रेस्क्यू अभियानों के दौरान अहम भूमिका निभाई। भारत में G20 के सफल आयोजन में वो हर मोर्चे पर सबसे आगे खड़े नजर आए।
पूरे G20 आयोजन के दौरान उनका खूब साथ निभाया पत्नी क्योको सुब्रमण्यम ने। जापानी मूल की क्योको सुब्रमण्यम जयशंकर की पहली पत्नी के निधन के बाद उनकी जिंदगी में आई थी। बीते सालों में वो पूरी तरह सुब्रमण्यम परिवार और भारत के रंग में रंग चुकी। अगर आज इस जयशंकर मोदी के मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले मंत्रियों में शुमार होते हैं, तो इसके पीछे क्योको सुब्रमण्यम और उनके 3 बच्चों की भी अहम भूमिका है। जयशंकर की हर जिम्मेदारी में ये शक्ति बनकर उनके साथ खड़े नजर आते हैं। तभी तो आज इस जयशंकर सरहद के पार जब भी भारत की बात सुनाते हैं, तो भारत की सरहद के भीतर बैठे हर व्यक्ति का खुद पर यकीन बढ़ाते हैं, भारत का दम दिखलाते हैं। और चलिए आज के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ छोड़े जाते हैं कि कल एक बार फिर से एक दमदार शख्सियत का सफरनामा आप सबके सामने पेश करेंगे। इजाजत दीजिए, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।